नमस्कार, यार.com पर आप सभी का स्वागत है। साक्षात्कार संख्या 590 आज हमारे साथ हैं वयोवृद्ध साहित्यकार मुरारलाल जी महर्षि, गांव है रतन नगर। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं बहुत आपको भी शुभकामना। हाँ। मेरी मंगल कामना आपको। तो आगे बढ़ने से पहले नियम सत्य बता दूं कि एक तो वीडियो यार.com संपत्ति रहेगा, इसमें कुछ आपकी जिम्मेदार होगी, इससे कोई व्यावसायिक पे लिखित में तो नहीं होगा। एक बार हम इंटरनेट पर एडिट करके अपलोड कर देंगे, उठाएंगे नहीं। दादा जी। हाँ जी। सबसे पहले शुरुआत में पारिवारिक परिचय से। हाँ जी। तो हाँ जी। माता पिता का नाम? मेरे पिताजी भगवताचार्य पंडित डालूराम जी महर्षि जी। माता जी और माता जी का नाम है जमुना देवी। जमुना देवी। हाँ। और दादा दादी जी का याद है? हाँ, दादाजी हरिकिशन दास जी जो बड़े गणित के बहुत अच्छे जानकार थे। और जब ये गांव बसा उसमें जो नंदलाल जी जो इस गांव के बसाने वाले हैं उनके यहाँ मुनीमी का नौकरी करते थे। 1.5 रुपया उनकी तनख्वाह थी। 1.5 रुपया मंथली, जो उस समय की सबसे बड़ी तनख्वाह थी। सही है। हाँ, नहीं तो 8-9 रुपया है ना। हाँ, बहुत 1.5 रुपया महीने को देता, बहुत बड़ी तनख्वाह। तो दादी जी का क्या नाम था? दादी जी का याद है? दादी जी का याद नहीं रहा। ठीक है। और पीछे पीढ़ी याद है दादाजी पर? दादाजी कुछ याद है? दादाजी कोई बात नहीं। नंदियाल कौन सी जगह है? नंदियाल है फतेहपुर के पास में एक गांव है, वहाँ है। हाँ, ठीक है। तो नाना जी का नाम तो याद थोड़ी है? नहीं, काफ़ी साल हो गए ना। हाँ। ससुराल कहाँ है आपका? मेरा ससुराल चूरू है साहब। पंडित मन्नालाल जी भगवताचार्य थे पंडित, उनकी लड़की का नाम था भगवती देवी। उसके साथ में मेरा संबंध हुआ है। ठीक है। तो सास ससुर का नाम याद है कि भूल गए? हाँ, नहीं, ससुर जी के नाम है पंडित मन्नालाल जी पुजारी। सास का? सास का नाम वो रोटियां भूल गए आप जो खाई खिलाई। कोई बात नहीं। संतति मेरे? हाँ, मेरे अभी एक लड़का है, वो वकील है हाई कोर्ट का। अच्छा। और लड़के की बहू है, मेरे लड़के का नाम है आनंद महर्षि। आनंद महर्षि, ठीक है। हाँ, और बहू का नाम है अलका महर्षि, जिसने अभी PhD की है और MAd की है और एक शोध बिलावे पर और अरुडोसा पर बड़ा शोध किया है उसने। अलका महर्षि ने बड़ा शोध किया है और उस सरकार की तरफ से उसको बहुत कुछ इनाम भी मिलने वाला है। आज तारीख है 23/10/2021। आपकी आयु कितनी है? मेरी 93 तो मेरी पूरी हो गई और अब 1 अक्टूबर से मैं 94 वर्ष में प्रवेश कर रहा हूँ। अच्छा। चलो, बधाई हो आपको। 27 होने की तरफ अग्रसर हैं। हाँ। अच्छा, वैसे कोई एक बात कह दूं आपको बीच में कि मेरा स्वास्थ्य है वो अभी बिल्कुल कोई बीमारी नहीं है। नो शुगर और नो ब्लड प्रेशर। और मतलब दिखने में सुनने में सब दिखने में एकदम अच्छी तरह से चश्मे का यूज भी नहीं करता हूँ। सुनने बहुत अच्छा सुनता है, नाक कान दांत सब अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और किसी को बाकी लट चिपकानी हो तो भी कर सकते हो। लट तो मैंने चिपकाना सीखा नहीं, मैंने तो सबसे प्रेम करना सीखा है। लट मारना मैंने नहीं सीखा। मतलब फुर्ती। हाँ, वो फुर्ती तो अभी है। अभी मैंने इनको दोपहर फोन किया था तो उनका मैं जयपुर हूँ, तो जयपुर से चला के आए हैं। जयपुर से मतलब गाड़ी से जो भी है। अब मैं तो मेरे गाँव से 30 किलोमीटर दूर पड़ता है। अगर शाम का हूँ तो थका रहा महसूस करता हूँ। ठीक है। तो ये आयु 94 साल की और BP इतनी जो है फुर्ती है तो काबिल तारीफ है। अच्छा, शैक्षणिक पृष्ठभूमि, पढ़ाई लिखाई? मैं मैट्रिक पास करने के बाद में एक परीक्षा दी, उसका नाम है विद्याभूषण। विद्याभूषण = MA। अच्छा। हाँ, वो करी। हिंदी में मेरी ज़्यादा रुचि थी, राजस्थानी में मेरी ज़्यादा रुचि थी, अंग्रेजी में मेरी कम रुचि थी, इसलिए मैंने विद्याभूषण दी जो MA के समकक्ष है। आपके प्रिय मित्र? मेरे प्रिय मित्र तो है एक मेरा प्रिय मित्र बचा है, बाकी तो सब भगवान के प्यारे हो गए। बाकी जो अभी बचे हैं कौन है? अभी राम गोपाल जी सराफ। अच्छा। हाँ, और जो पहले ज़्यादा थे? पहले पूरी टीम थी हमारी। उनके नाम बताऊँ आपको? आप कहें तो आपको नाम बता दूँ। है 5-10 से ज़्यादा? हाँ, बहुत है, लेकिन 5-7 का नाम बता दूँगा। हाँ, कुड़ाराम जी तंवर मेरी टीम के खास, और कुशलाराम जी और केसरदेव नाई और हरिप्रसाद जी बील और महावीर प्रसाद जी धरेंद्रा और कांति प्रसाद जी पिछलंगिया, मूलाराम दर्जी, अनंतराम सोनी, हरिप्रसाद बील,
ये मेरे बहुत ही मतलब मेरे को बहुत चाहने वाले थे और मेरे साथ में इनका इतना लगाव था कि मरना जीना भी इनके साथ था, मतलब बहुत लगाव था। अनन्य शब्द का मिले सकते हैं। हाँ, अच्छा, खान पान अभी आपका? मेरा खान पान है वो बहुत सिंपल है। मैं खिचड़ी और दलिया को पसंद करता हूँ। मिठाई वगैरह में मेरी कोई रुचि नहीं है। एक फ्रूट मिल जाए, और सुबह जो मेरा खाना है वो है पाव और दूध और एक आंवला, 5 तुलसी के पत्ते, 5 बादाम और 2 अखरोट। ये मेरा नाश्ता है करीब करीब। कितने सालों से है ये? तो बहुत मेरे समय 40-50 साल से है ये। हाँ, हाँ। अच्छा, ये बताएं कि भ्रमण कहाँ किया आपने? भ्रमण मैंने मेरी समझ में इंडिया का कोई बड़ा शहर नहीं छोड़ा है, क्योंकि मेरी साहित्य कला संस्थान जो संस्था जयपुर की संस्था है उसमें मेरे 150 करीब कलाकार हैं, लेडीज एंड जेंट्स दोनों मिला करके। तो मैंने चेन्नई, विशाखापट्टनम और आसाम के अंदर गुवाहाटी और तनसुकिया, डिब्रूगढ़, शिलोंग और बंगाल में कलकत्ता और वाराणसी और पंजाब में चंडीगढ़, लुधियाना और बॉम्बे और वापी में मेरे बहुत कार्यक्रम हुए। वापी जैसे अब शुरुआत करते हैं हम आजीविका के बारे में। तो आजीविका कब शुरू की? आजीविका सन 1950 में। 1950 में ना? मैं शुरू से सन 1950 में आ गया। मार्च में आते ही भगवान की कृपा से मेरी नौकरी लग गई। तो क्या पोस्ट थी? मैं सहायक अध्यापक। अच्छा अच्छा। हाँ, गवर्नमेंट हाई स्कूल रतन। सेवानिवृत्ति किस पद पर हुई? सेवानिवृत्ति अध्यापक पद पर ही नियुक्ति हुई। कौन से स्थान था वो रतन नगर, और हाई स्कूल रतन नगर। सन 1978। तो आपने अपना वैसे निश्चित जन्मदिन बताया क्या? नहीं बताया, बता दिया। 1/10/29। 1/10/29, ठीक है। तो आपने 29, 30, 20, 50 मतलब कि आप उस समय थे 16-17 साल के। तो 17-18 साल के। तो आप भारत आज़ादी का आपको कुछ याद है कि आप पढ़े लिखे हैं? तो हाँ, नहीं थोड़ा थोड़ा तो याद है। हाँ, हैदराबाद सर किया तो हमारे प्रिंसिपल RS गुप्ता थे लोहिया कॉलेज के। उन्होंने कहा देखो हमारी कितनी बड़ी विजय हुई है, आज हैदराबाद भी अपने बस में आ गया है। हाँ, तो ऐसी घटनाएं कुछ याद है, ज़्यादा तो याद नहीं। तो आपने कहीं स्थानीय किसी राजा को देखा? क्योंकि राजा थोड़े हाँ जी, हाँ जी। किस को देखा? हाँ, मैंने महाराजा सादुल सिंह जी, बीकानेर के महाराजा, उनके बेटे महाराजा करणी सिंह जी। जो करणी सिंह जी हमारे जो गांधी विद्या मंदिर है हमारी जो संस्था, उसमें आए, उनका हमने स्वागत भी किया है। अच्छा, तो आप थोड़ा सा पुराना ज़माने में चले तो आपकी शादी कितने साल में हुई थी? मेरी शादी करीब 20 साल की एज थी मेरी। वाह, आप तो फिर बड़े परिपक्व। नहीं तो मैंने अभी तो सुना 16, 17, 15, 14 ऐसे। तो शादी हुई तो आपकी बारात कितने दिन रुकी वहाँ? शादी एक दिन ही रुकी साहब बारात। शहर वाले एक दिन रुकती थी, गाँव वाले 2-3 दिन। नहीं, पहले तो 3-4 दिन बारात रुकती थी, लेकिन मेरे भाई जी थे, आधुनिक विचारों के थे, बड़े भाई साहब, तो उन्होंने एक दिन ही रखा। खाने में क्या था बारात में? हाँ हाँ, बहुत पुरानी मिठाइयाँ थी, लड्डू और सब्जियाँ और चक्की चूरमा, जलेबी और ये स्वाड़ और पेठा। मैंने इतने इंटरव्यू लिए, उनमें सबसे पहली बार ऐसा है किसी ने कहा मेरे शादी में जलेबी भी है, लाडू नहीं कहते, लाव सी दलिया चावल खिचड़ी। नहीं सब हुआ। मेरे जो वो पंडित जी थे, बहुत बड़े मंदिर के पुजारी थे और काफ़ी संपन्न थे। अच्छा, तो आपको याद है तो गहने क्या क्या रखे थे? गहने तो साधारण रखे थे साहब, बोरला, सांकड़ी और हाथ के तकमे होते थे पहले पुराने जमाने में, वो तकमे और चांदी के पाजीब वगैरह वगैरह, और साधारण सा ही गहना था। और दहेज में क्या था? दहेज में तो हमने मेरे भाई जी है चरखा देते थे? नहीं साहब, चरखा नहीं था, साधारण दहेज लिया था। मेरे भाई जी आधुनिक विचार के थे, उन्होंने कोई दहेज के बारे में विशेष चर्चा नहीं है। और उनको पंडित बहन भाइयों का बोल गया, कितने बहन भाई आप? हम 4 भाई थे, अब 2 भाई मौजूद हैं। चारों का नाम बता दीजिए आप। पुरुषोत्तम लाल और बनवारी लाल, मुरारी लाल और वासुदेव। अच्छा, अभी आप वासुदेव जी और आप हैं? नहीं, अभी मैं, बनवारी लाल जी और मैं, 2 आदमी मौजूद हैं। बहन हमारे 3 थी, तीनों हमारे से बड़ी थी। वो तीनों का स्वर्गवास हो गया। नाम उनके?
नाम थे, एक का नाम था आनंदी देवी, दूसरी का नाम था सुभद्रा देवी, तीसरी का नाम था शांति देवी। अच्छा, और अब ये बताएं कि उस ज़माने में क्या रहता है कि ये मानसिक जो है ना अपने स्मरण शक्ति पर निर्भर करता है, किसी को आदर किसी को नहीं रहता। आप उस ज़माने में भाव बता सकते हैं कि पढ़ाई का कितना पैसा लगता था, खान पान में क्या पैसा लगता था, किसी कहीं जाए तो भाड़ा कितना किराया लगता था, याद है कुछ? हाँ, बताएं। कुछ कुछ तो याद तो ज़रूर है। बताएं। हम शुरू जाते थे तो 25 पैसे देते थे। अच्छा, और किसके? ट्रेन के? या नहीं, ये बसें जो पुरानी बसें, चरखा टाइप बसें थी कोई, वो चलती थी चूरू टू रामगढ़, उसमें जाते थे तो 25 पैसे, फिर 25 से 50 पैसे हो गए थे। तो खाने पीने का सामान क्या सस्ता था, भाव था, याद है आपको? हाँ, कुछ थोड़ा बहुत याद है। मैं स्कूल से आता, मेरे बस्ते मेरे हाथ में था एक वो कपड़े का थैला, उसमें किताबें रखती थी, तो वो लेकर के आता। तो हमारे बाजार में छाटियाँ लगती थी पहले, छाटियों में गुवार, मोठ, बाजरी और मूंग, ये बाहर गांव से छाटियाँ आकर के दुकानदार आगे छाटी रख देते हैं, और वो उनके वो जो तोलने वाले थे वो 1 किलो और वो तोल करके देते, और 1 किलो सामान और वो अपनी गांठड़ी में बांध लेते थे। ये उनका परिश्रम था। मतलब आदान प्रदान था, पैसे का मतलब नहीं था, पैसे का नहीं, वो 1 किलो अनाज लेते थे। अच्छा, आपके समय आपके नगर में कोई शिक्षित अति शिक्षित आदमी था जब बच्चे थे आप, उसमें आपको लगे कि वाह ये तो कितना पढ़ा लिखा है, नौकरी में कितना ऊंचा है, ऐसे कोई? हाँ, कौन था? बहुत हुए हैं। ये रतन नगर है, वो रतनों की खान मानते हैं उसको, क्योंकि आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है, फिर भी मैं ऐसे ऐसे प्रकांड विद्वान, ऐसे ऐसे प्रकांड वीर इस भूमि में हुए हैं जिसका मैं वर्णन ही नहीं कर सकता। रतन नगर पर बाद में आएंगे, लंबा टॉपिक है, हम इस जोड़ेंगे। पहले बताएं कि आपकी आयु 94 साल है। इस आयु में, इस जीवन पर्यंत में आपने कुछ ऐसा हुआ कि कभी मुझे ये चीज़ हासिल नहीं हुई तो, या मैं ये बनना चाहता था बन नहीं पाया, ऐसी कोई चीज़ हासिल नहीं, ऐसा कुछ मलाल है कोई? हाँ, मलाल है, मेरे दिल में ज़रूर है। जो मैंने परिश्रम किया उस परिश्रम का फल मुझे नहीं मिला। बहुत परिश्रम किया है मैंने, 135 प्रोग्राम हिंदुस्तान में दिए मैंने। अच्छा। साहित्य कला संस्थान के माध्यम से 135 कम नहीं होते हैं। उसमें बिरला ब्रदर्स में भी दिए। आज कर्ण जी बिरला ब्रदर्स से मेरे को इसलिए काम मिला कि बिरला ब्रदर्स के जो हिंडाल्को के ऑल टाइम डायरेक्टर थे, उनका नाम था A.K. अग्रवाल, आज कर्ण अग्रवाल, वो मेरे क्लास फेलो थे। तो उन्होंने मेरे को बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा आपका प्रोग्राम में याद आऊँगा। तो मेरा बहुत बड़ा प्रोग्राम था, उसमें 40 कलाकार गए थे हमने, और बहुत बड़ी शोहरत भी मिली और अच्छे पैसे भी मिले। अच्छा, खेल में रुचि थी आपकी कहीं? हाँ, खेल में मैं वॉलीबॉल का कैप्टन रहा हूँ। कैप्टन, वॉलीबॉल का कैप्टन। हमारे शील्ड बोलते हैं, शील्ड जीती गई? शील्ड तो साहब नहीं जीती है मैंने, फिर भी कुछ गिलास वगैरह, कुछ खाने टॉफी वगैरह कुछ तो मिला होगा। अच्छा, ये बताएं कि साहित्य से जुड़े ना आप, साहित्य का? हाँ जी, हाँ जी। तो साहित्य में रुचि कैसे हुई? क्योंकि या तब विषय हिंदी था, इसी वजह से, या जैसे कि कोई और प्रेरणा स्रोत था? हाँ, उसमें मेरे भाई जी थे, वो 6ठी पास थे, बड़े बड़े, लेकिन उनको ज्ञान इतना था कि लोहिया कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर उनको पूछने के लिए आते थे कि इसका अर्थ क्या है। तो उनकी वजह से मेरे को साहित्य में ज़्यादा रुचि, माहौल। मेरे पिताजी का भी भागवताचार्य थे मेरे पिताजी, माहौल दोनों मिल गए ना? हाँ, दोनों, पिताजी का और उनका, ये मेरे बुजुर्गों की तरफ से उनकी मेहरबानी थी। अच्छा, बपोती के रूप में मिले। हाँ, एक छोटा सवाल मुझे आता है, याद आ रहा, बीच में कर लेते हैं। हाँ जी। कि आस्तिक होना ना होना अपना नितांत निजी विषय है, ठीक है ना, आस्तिक नास्तिक, लेकिन क्या आपको लगता है कि आध्यात्म जो है उसको तर्क के दम पर सिद्ध किया जा सकता है, जबकि ये महसूस करने का विषय होता है, अपने आंतरिक अवलोकन का विषय होता है, ठीक है, ईश्वर से जुड़ने का विषय होता है किसी न किसी बहाने। लेकिन जैसे कि अगर हम किसी से बात करते हैं, अगर वो उसको नहीं मान रहा है तो उसके पास काफ़ी तर्क होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हाथ जोड़ के निकल लेना चाहिए कि? मैं बताऊं आपको, एक उदाहरण दे दूं, आप चाहे तो, आपको टाइम हो तो मैं एक उदाहरण दूं। बताएं। कुछ मेरे ऐसे, मैंने कई पहले मैंने एक फिल्म बनाई थी, उसका नाम था कुर्जा, आज से करीब 35-40 वर्ष पहले। हाँ, तो उसमें कई ऐसे थे जो, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन उसमें कैसे ऐसे व्यक्ति जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला हुआ था, लेकिन उनका तर्क था कि शराब में ये गुण है, फलान है, क्या ईश्वर
ईश्वर क्या चीज़ है, शराब पीने से कोई नुकसान नहीं है। मेरा तर्क था कि शराब है जो सब दुर्गुणों का पिटारा है, खान है। हाँ, तो इसलिए हमारा ये जिदवादी होती तो उसमें वो कई ऊंचे, मेरे से ऊंचे साहित्यकार थे, उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ था, तो मैं उनके सामने बोला था, लेकिन मैं उनको हाथ जोड़ कर कहता कि आप ठीक हैं और मैं गलत हूँ। बस यही तरीका है ना। हाँ, हाथ जोड़ लेता हूँ। बस सही बात है, उचित समाधान है, ठीक है। अच्छा, अब आगे जो है इसके भाग में हम बात करेंगे अपनी रतन नगर के बारे में, क्यों? हाँ जी। और एक छोटा सा भाग हम करेंगे राजस्थानी भाषा के बारे में, क्यों? एक छोटा सा भाग करेंगे आपके साहित्य के बारे में, क्यों? हाँ एक छोटा सा भाग करेंगे आपकी समाज सेवा के बारे में, क्यों? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो देखिए आप वयोवृद्ध हैं, ठीक है, और शिक्षित भी हैं, तो अपने जो है आप इस बारे में कुछ शोध भी किया आपने, ठीक है, संग्रह भी किया, चीज़ों का अन्वेषण भी किया। तो रतन नगर के बारे में आप अपने हिसाब से बताएं कि कैसे तो बसा और कितना बड़ा क्या इतिहास था और क्या क्या इसमें हुई, कैसे वगैरह। हाँ जी, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने जी। और मेरी ये भावना भी है कि मैं रतन नगर के बारे में कुछ बताऊं। जो भी मेरा छोटा मोटा अनुभव है वो आपके सामने रखूं मैं। जी। तो इस रतन नगर को बसाने वाले थे श्री नंदलाल जी केडिया। अच्छा। वो बिसाऊ में रहते थे। बिसाऊ उनके ठाकर से अनबन हो गई थी, बिसाऊ के ठाकर से, तो मैनसर आ गए। मैनसर में खमाण सिंह जी की शादी हमारे रतन नगर से पहले ठेलासर बसा हुआ था। अच्छा। तो खमाण सिंह जी का जो संबंध है वो ठेलासर में हुआ था। तो उस ठेलासर के और खमाण सिंह जी को ब्याने के लिए आए, तो उस बारात में और वो थे नंदलाल जी केडिया। अच्छा। तो ये हमारे जो रतन नगर जो आज बसा हुआ है ये एकदम जंगल था। अच्छा। इसमें 7 जोड़ियां थी, जिसको कोई भूतानी जोड़ी बोलते हैं, कोई खोखरानी जोड़ी बोलते हैं। 7 जोड़ियों का नाम मैंने इतिहास में लिखा है। लेकिन ठेलासर उस समय भी था? नहीं, ठेलासर अलग था। लेकिन उस समय था क्या ठेलासर? हाँ, ठेलासर हमारे से पहले बस गया था। अच्छा, कई वर्षों पहले। ठीक। हाँ, तो वो उसकी बारात 4 दिन रही। तो नल्ला जी यहाँ पर लेटिन करने के लिए और आते थे, तो उनको देखा, जमीन को देखा, यहाँ पर मिट्टी थी, पत्थर थे और जोड़ियाँ थी। तो उन्होंने सोचा कि मेरी गांव बसाने की बड़ी इच्छा है, तो इससे बढ़िया ज़मीन और कहाँ मिलेगी। तो लोगों से इंक्वायरी करी, तो ये महाराजा बीकानेर की ज़मीन है, उनके पास जाओ, वो ही कर सकते हैं इसके बारे में कोई फैसला। तो वो महाराजा नंदलाल जी और महाराजा बीकानेर के पास में गए। महाराजा बीकानेर में थे सरदार सिंह जी। अच्छा। उस समय जो मौजूद थे उनका नाम था महाराजा सरदार सिंह जी। अच्छा। सरदार सिंह जी के पास जाकर के उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि भाई मेरी ये इच्छा है कि मैं एक छोटा सा गांव बसाऊं। आपको याद है तो कौन से सन की बात है? ये सन 1917, आज 200 साल हो गए। अच्छा, 2 साल हो गए। ठीक, हाँ, बताएं फिर आगे। हाँ, तो महाराजा ने कहा कि मैं आपको ज़मीन तो दे दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। तो उन्होंने 5 शर्तें मान करके दी। यहाँ पर कसाईवाड़ा नहीं होगा, यहाँ पर बैल तड़ी नहीं होगी, यहाँ पर मांस की भट्टी नहीं चढ़ेगी। इस तरह से उन्हें 5 से 3 तो मेरे याद है और बाकी मेरी याद नहीं है। 5 शर्तें लिख करके दी और उनको पावर भी दिए कि आप और फैसला करेंगे, कोई भी आपसे मनमुटाव हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो गए, आपको ये मैं पावर दे रहा हूँ कि आप उनका न्याय करेंगे। तो न्याय करने के बाद जो दोषी होगा उसको आप दंड देंगे, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा का। और काट कोरडे का अधिकार आपको दिया जाता है। काट कोरडा उसको बोलते हैं कि ये काट की मशीन सी बनी हुई होती है, उसमें उसका दोषी का पग दे देते हैं और 2 लठेत आगे बैठा देते हैं। जब उसकी 2 घंटा 4 घंटा का उसका जो पीरियड पूरा होता है तब उसको छोड़ते हैं। अच्छा। ये काट कोरडे का पावर भी उनको दिया था। अच्छा। और आपकी जगात भी आधी लगेगी जो लग रही है। ऐसे कई पावर दिए थे उनको। चलो अच्छी बात है। तो बाद में ये फलता फूलता गया, क्यों? हाँ, नहीं तो, बाद में ऐसा हुआ कि नल्ला जी ने आकर उनको पट्टा दे दिया। वो पट्टा भी मेरे पास में है। और एक पट्टा दिया रतन नगर का और दूसरा आस पास में आपकी कितनी ज़मीन है, पश्चिम में आपकी कितनी है, उत्तर में आपकी ज़मीन कितनी है, उत्तर दक्षिण में आपकी ज़मीन कितनी है, वो ज़मीन भी सारे उसका अलग पट्टा, 2 पट्टे दिए। एक रतन नगर का पट्टा दिया, दूसरा पट्टा दिया ये ज़मीन का। हाँ।
ठीक है। हाँ। तो आगे और उनकी इच्छा हुई नल्ला जी की, तो गांव बसाने की उसकी हार्दिक इच्छा थी। तो पहले उन्होंने 4 चीज़ें बसाई। पहले तो अपनी हवेली बनाई, उसके बाद में लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर बनाया। जो लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर उसमें ही वो फैसला करते थे बैठ करके, और जिसको बुलाना होता, जिसकी कोई सलाह लेनी तो होती, तो वो वहीं मंदिर में बुला लेते और वो फैसला करते थे, और दोषी को दंड यहाँ मंदिर से ही देते थे। तीसरी एक जगत का थाना बनाया था कि राज का कुआं। यह 4 चीज़ें पहले बनाई उन्होंने। थाना कौन कौन सा? जगात थाना था एक मंडी को। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, एक ये बताएं कि उनका, आपको पता हो तो व्यवसाय क्या था उनका? व्यवसाय फिरोजपुर में ज़्यादा था उनका। अच्छा अच्छा, दूर हाँ, था फिरोजपुर में। बड़ा। हाँ। इसके आगे कहानी है कोई? हाँ, बहुत बातें। और फिर बसाने के बाद में धीरे धीरे वो जब आए तो उनके साथ में 72 परिवार साथ में आए थे। 72 परिवार। कोई लैंटर्न लाया, कोई बकरी लाया, कोई छत्ता लाया, कोई चारपाई लाया। वो सारी मैंने मेरे इतिहास में लिख दी है सारी चीज़ें, कौन कौन सा परिवार आया और वो क्या क्या चीज़ साथ में लाया है। वो मेरे अभी जो मैंने इतिहास लिखा है उसमें सारी बातें लिखी है। किताब का क्या नाम लिखा आपने, लिखे उसका? रतन नगर दर्शन, रतन नगर संक्षिप्त इतिहास रतन नगर दर्शन। अभी उसका विमोचन हुआ है? उसका विमोचन साहब अभी नहीं हुआ है, उसका विमोचन 31 तारीख को करेंगे साहब। अच्छा, आप छोटे तब से समाज सेवा में लगे थे, तो हाँ बताएं कैसे संगठन बनाया, क्या आपने क्या? हाँ, जब मैं लोहिया कॉलेज से शुरू से लोहिया कॉलेज से आया, तो आते ही मेरे मन में जो वो मैंने वहाँ से एक प्रोफेसर से एक शिक्षा मिली थी कि ये शरीर अपना है जो अपने लिए नहीं है, और यह शरीर दूसरों के लिए भी है, परमार्थ के लिए भी है। तो उस भावनाओं को लेकर के मैंने एक मित्र मंडल नाम की संस्था कायम करी। मित्र मंडल? उनके 5 मेरे मित्र थे। अंतराम जी सोनी, मूलचंद जी दर्जी, कुशलाराम जी दर्जी, महावीर प्रसाद जी धीरेन्द्रा और एक मैं। ये 5 आदमियों की एक संस्था बनी, और उसका उद्देश्य ये था, शरीर खलो धर्म साधना। हाँ, उसका ये मेन उद्देश्य था कि गांव की सफाई करनी, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य था कि जो शीतला माता होती है, मेले वगैरह भरते हैं, उनमें औरतें और पुरुष एक साथ जाते हैं। अच्छा। तो उसमें औरतों को बड़ी डिफिकल्टी आती है। तो हमने 10 आदमी, हम बिल्ला लगा करके खड़े हो जाते थे कि औरतें एक तरफ आओ, और जुहारे चाहिए तो हमारे से लो, और पुरुष एक तरफ आओ, तो औरतों को एक तरफ जाने देते हैं और पुरुषों को एक तरफ जाने देते हैं। ये हमारा मेन उद्देश्य था। अच्छा अच्छा। दूसरा हमारा उद्देश्य था कि जितने भी मेले भरते हैं रतन नगर में, गणगौर का मेला, तीज का मेला, और गोगा जी का मेला, मोहर्रम, उनमें हम पानी का इंतजाम करते हैं, और उसमें गुलाब जल भी डालते। हमारे स्वयं सेवक उसमें ये पाइप सिस्टम नहीं था। अच्छा। कुओं से पानी निकाल करके लाते और वो भर करके उनको सबको मेलों में सबको पानी पिलाते हैं। तो आपने बता रहे थे मित्र मंडल का कोई अपभ्रंश भी कर दिया था, क्या था वो? बताओ क्या क्या था, मजा आ गया। खांसी आ गई थोड़ी। तो मस्करी तो सब जगह। बताएं। जब हम सफाई करके आते थे तो हमारे पूजनीय बुजुर्ग लोग हमें कहते, आदरणीय समझो उनको, पूजनीय समझो, हमारे वो देवता के समान थे। मेरे परिवार के कई बुजुर्ग थे, तो वो कहते थे कि ये मित्र मंडल क्या को है, और तो मित्र मंडल है। तो हम सुन लेते, बड़े धीरे से और बड़े प्रेम से सुनते, और आगे चल करके और वही लोग हमारी प्रशंसा करने लगे। वो तो कपड़े काम करते मैले होते, तो उड़ा दिया, मजाक उड़ा दिया। हाँ, मजाक। वो थोड़ा सा बिंग में वो कहते थे, लेकिन वो एक गाना ना, दुनिया हरदम करे ठिठोली, जो तो फिर बाद में जाकर के हमने बहुत सहनशीलता रखी, और सहनशीलता का फल ये हुआ कि आज हमारी संस्था है वो जिले में नामी गिरामी है। अभी ये यहाँ क्या क्या है, क्या क्या बना? अभी फिर हमने इस संस्था के माध्यम से मैं बहुत प्रयास किया। हमारे चेयरमैन थे उसमें लादूराम जी नोआर, उनसे 25 पैसे दरगज में उन्होंने हमारे को ज़मीन दे दी, और ज़मीन दे कर तो बोले मेरे को भैया ये पावर नहीं है कि मैं आपका ये पट्टा बना दूँ, तो मैं कलेक्टर के पास जाओ आप। तो मैं कलेक्टर के पास आया। कलेक्टर के पास कलेक्टर ने बोला मेरे को भी ये तो पावर नहीं है इतना कि मैं आपको ये ऐसे इतने कम रेट में दे दूं। तो आप साहब ऊपर भेज दीजिए। तो ऊपर उन्होंने जयपुर भेज दी।
लोकल सेल्फ डिपार्टमेंट को। और वहाँ पर मेरे पूजनीय चाचा जी IAS अफसर श्री राधाकृष्ण जी चतुर्वेदी वहाँ पर सेक्रेटरी थे। तो वहाँ पर वो कागज़ गए, मैं पीछे पीछे गए कागज़ों के, तो उन्होंने मेरे को कहा देख बेटा तुलसीराम जाट है ठे के बन बुला की लिया कुंभाराम जी का पी है, तू अठे चून जाओ वो टाबर है। तो मैं तुलसीराम जी ने बुला की लायो और बुला की बोले तुलसा तू ऐसे को जठे जठे कागज जावे जठे जठे पास होता जाओ बेटा ठीक है, जठे अटकाव आवे जठे मैंने कर मैं फ़ोन करशूँ। तो जहाँ पर हमारा अटकाव आया तो श्री राधाकृष्ण जी चतुर्वेदी ने उनका समाधान किया और आगे चलाया। एक तो ये कौन से सन की बात है? ये सन है 46, 47, 48। उस समय भी इतना घालमेल था, उलझाट था उसमें, मतलब दफ्तर साही का। हाँ उसमें भी यही था। हाँ, वो ये फाइल है, वो बहुत डिपार्टमेंट में घूमी। फाइल उसमें भी होती थी ना? एजुकेशन में गई, रेवेन्यू में गई, कई डिपार्टमेंटों में गई, 1 साल लगा उसको। अच्छा, तो वर्तमान ये संस्था का नाम क्या है? वर्तमान में इस संस्था का नाम गांधी बाल विद्या मंदिर है। गांधी बाल विद्या मंदिर। ये नाम क्यों पड़ा मैं आपको स्पष्टीकरण कर दूं। हमने सोचा हमारे पास एक बर्तन, एक सेठ जी ने मैं बर्तन दे दिए बहुत से, हमारे पास बैठने के लिए जगह, एक जमीन तो मिल गई लेकिन बैठने के लिए एक कोई कमरा वगैरह कुछ नहीं था। तो मैं और महावीर जी दर्ड, मैं मंत्री था और महावीर जी दर्ड थे कैशियर। तो हम दोनों कलकत्ता गए कि सारे इंडिया में घूमेंगे, इंडिया में घूम करके 5-4 हज़ार रुपया अगर चंदा हो जाए तो हम एक कमरा बना करके उन बर्तनों को रखते हैं। तो हम कलकत्ता गए। कलकत्ता में हमने सुना कि सेठ सोनलाल जी दुगड़ जो फतेहपुर के निवासी हैं और वो फाटकों में उन्होंने बहुत रुपया कमाया है, वो रुपया है वो संस्थाओं को दे रहे हैं। तो हम डेपुटेशन बना करके उनकी सेवा में गए और जा कर के हमने ये रखा। तो हमने सुना कि उनका जो रुझान है इस समय वो है एजुकेशन में। तो हमने कहा कि हम एक छोटा सा स्कूल खोलना चाह रहे हैं। हम बदल गए और स्कूल का रिक्वेस्ट किया। तो उन्होंने कहा, हमारी बातें सुनी, बातें सुन करके वो उनको संतोष हुआ। संतोष होने के बाद में उसके मुनीम थे चिरंजी लाल जी फतेहपुर के। तो उन्होंने कहा, सेठ जी सोनलाल जी दुगड़ बोले, चिरंजा अरे 25,000 को चेक दे दे। तो बहुत 25,000 का चेक हम दिया तो मेरी पिंडी दूसने लग गई। 2500 रुपया ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा था। मेरी तो तनख्वाह 100-150 रुपया थी तो वो मेरे पैर दूसने लग गए। वो घबरा गया मैं 25,000 के नाम सुनते। मैं धीरे धीरे उनको खड़ा होकर के सहारा लेकर के खड़ा होकर के वो धन्यवाद देने के लिए, अरे छोरा बैठ जा। दुगड़ जी ने बोला, छोरा बैठ, मेरे को धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान ऊपर वाले को दो धन्यवाद। मैंने सेठ साहब मैं इनको नाम दुगड़ विद्यालय रख दिया मैं। अरे नहीं बैठ, इनको नाम रखो गांधी बाल विद्या मंदिर। तो इसलिए और मेरा ये नाम रहना चाहिए। तो हमने उसका नाम गांधी बाल विद्या मंदिर रख दिया और आज तक वही चालू है। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोट की है कि पहले जो है ऐसी घटनाएं मैंने और भी सुनी है कि गए और सेठ साहूकार ने बगैर कोई भेदभाव के अपना काम कर दिया, ठीक है। अब मैंने ये निगाह की है कि जैसे कि पुरानी ज़मीन है, पुरानी हवेलियाँ हैं, पुराने स्कूल हैं, संस्थाएं बनी हुई है, उनके बेटे उनको सुलटाने में लगे हुए हैं कि कहीं अपने दादाजी की ज़मीन है दी हुई, उसको ले लो वापस और उसको होटल में तब्दील कर दो या फिर बेच डालो। है ना, ऐसा हो रहा है ना? ऐसा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है। वो सेटअप नहीं रहे, सेटअप नहीं रहा। अच्छा, एक जैसे रतन नगर, तो इसके पीछे भी कोई है क्या, कोई शब्द के पीछे भी कुछ है क्या महत्व? हाँ साहब, आपका प्रश्न है मेरे को बड़ा अच्छा लगा है और मैं इसका जवाब दे रहा हूँ कि ये रतन नगर को रत्नों की भूमि इसलिए कहा गया है कि इसमें बड़े बड़े विद्वान, इंडिया लेवल के विद्वान और बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े न्यायाधीश, जैसे मैं बहुत को नाम बताना तो दिन छिप जाएगा, लेकिन मैं कुछ नाम बता रहा हूँ आपको कि प्रशासनिक व्यवस्था में R.K. चतुर्वेदी, मूंगेलाल जी सुरेखा, सावरमल जी धीरेन्द्र, ऐसे IAS अफसर हुए हैं जिन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था में दायित्व को बहुत अच्छी तरह से निभाया है। और न्यायिक में हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज नंदलाल जी ऊंटवालिया इसी भूमि के थे और ऊंटवालिया से बच करके यहाँ आ गए। यहाँ से वो फिर वो
सुप्रीम कोर्ट के जज बने और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। और वीरता में कर्नल जय सिंह जी वगैरह ठेला सर के थे, वो बहुत ही बड़े वीर हुए, तैनोट विजय करके आए थे। और उसके बाद में बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े न्यायाधीश, बड़े बड़े प्रशासनिक, बड़े बड़े काशीराम जी और काशी मंगलदत्त जी, काशीराम जी के दादाजी मंगलदत्त जी थे। और उनका जो मूर्त जो रतन नगर का निकाला है वो नंदलाल जी के गुरु थे मंगलदत्त जी महाराज, उनसे ये मूर्ति निकाला। अच्छा, ये जो बीच में मूर्ति लगी है ये किस? ये R.K. चतुर्वेदी, राधा कृष्ण जी चतुर्वेदी, उनके जो मैंने आपको बताया अभी बाल विद्या मंदिर के लिए वो IAS अफसर थे वहाँ पर सेक्रेटरीट में। अच्छा। और बहुत लोगों पर छत्र छाया थी उनकी। रतन नगर के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। अच्छा, वर्तमान में रतन नगर में आपको समस्या नजर आती है? समस्या मतलब जैसे आधारभूत ढांचे की वगैरह, कोई साफ सफाई की, कोई ऐसे कोई? नहीं, बाहर तो अभी तो है, साफ सफाई भी अच्छी हो रही है और रतन नगर की व्यवस्था बाहर ठीक चल रही है, उसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि वो कोई हाँ, यातायात भी ठीक है, बाहर व्यवस्था ठीक चल रही है, मेरी समझ में ठीक चल रही है। चलो, अच्छी बात है। अच्छा, एक सवाल जो रह कर उठता है कि हमारी राजस्थानी भाषा जो है, हम देखते हैं गुजराती लोग भरे बाजार में गुजराती बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं। अपने यहाँ क्या होता है कि जैसे कि हम चिकित्सालय में जाते हैं, डॉक्टर हमारे परिवेश से पले बड़े होते हैं, लेकिन वो हमारे हिंदी दौड़ाते अपने सामने, भले बुजुर्ग आ जाए, है ना, नीचे नहीं उतरते, अध्यापन कराते हैं वो हिंदी में करवाते हैं। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हम पीछे जाए, लेकिन कम से कम अपनी भाषा एक रूपता तो आए, है ना। अब मतलब कि बोलने में हम बोलते हैं राजस्थानी, लेकिन लिखावट में नहीं है, और उसको साहित्यिक, है ना, साहित्यिक रूप से पिछड़ा हुआ है। पहले थे कहते, लेकिन वो मायने नहीं रखता हिंदी के बजाय, और भाषा दर्जा वो हमने संविधान रूप में नहीं है। तो क्या तो कमियाँ हैं और हम क्या उपाय कर सकते हैं, और आपको लगता है कभी मिलेगा कुछ? बताएं। राजस्थानी भाषा के विषय में मेरा ये कहना है कि राजस्थानी भाषा का मैं बड़ा प्रेमी हूँ। और जो मेरे कई जो मैं कोई कार्ड वगैरह छपाता हूँ तो मैं राजस्थानी दिवाली होली के जो कार्ड देता हूँ तो उसमें राजस्थानी भाषा में ही लिखता हूँ मैं सारा। तो राजस्थानी भाषा से मेरा बड़ा लगाव है, बड़ा प्रेम है। राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिल रही है, इसके लिए बड़े बड़े प्रयास किए गए हैं। पहले रानी लक्ष्मी कुमारी सोडावत, कन्हैयालाल जी सेठिया वगैरह, रावत सारस्वत, इन्होंने बड़े दुर्गादत्त गोस्वामी, इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया, लेकिन इनको सफलता प्राप्त नहीं हुई। एक चीज़ आप बीच में काटता हूँ, हरिशंकर परसाई का एक पाठ था, उसमें लिखा था कोर्स का लेखक, कोर्स है ना, मतलब पाठ्यक्रम का। उसमें उसको बताया गया था कि जैसे कौवे के घुंघरू बांध देते हैं ना, तो उछलता है सीमा के अंदर, सीमाबद्ध। तो हमारा जो है वो पाठ्यक्रम जो है वो क्या बात है, जैसे कि मध्य प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश के जो थे लेखक थे ना हिंदी में, सब उन्हीं का बोलबाला है 1905 के बाद के आसपास का ना। तो हमारा जो है, एक तो हम आधिकारिक रूप से पाठ्यक्रम में शामिल नहीं हुए, वो या हमारी बहुतायत नहीं थी, वो या हमारा जो है वो नेतृत्व नहीं था, मतलब कि सरकार में कुछ न कुछ कहीं ना कुछ रहा था। एक तो खास बात ये है साहब कि राजस्थान में भी कई तरह की ढूंढाड़ी अलग है, शेखावाटी की अलग है, जोधपुर की भाषा अलग है, बीकानेर की अलग है, पानखाई से, और तो भिन्न भिन्न भाषा होने से भी थोड़ी सी बात आई। फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि जो वो वीणा कैसेट के जो मालिक हैं केसरी चंद जी मालू, वो भरसक प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कई मिनिस्टरों के सामने अपनी रिक्वेस्ट करी और इतना, और अपने वो वीणा कैसेट के माध्यम से कई कैसेटें निकाली है राजस्थानी भाषा में, तो वो बहुत ही सारे दुनिया में, सारे भारत में उनका प्रचार हो रहा है। और राजस्थानी भाषा के लिए वो जो इस समय जो सबसे ज़्यादा जो प्रयत्नशील है वो केसरी चंद जी मालू है, वीणा कैसेट के मालिक। जैसे मैं 3 शब्द बोलूँगा आपको, मैं कई बार बोलता भी हूँ, हालांकि मैं इसका प्रचार नहीं करता। मेरे हिसाब से राजस्थानी भाषा एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें शब्द लिखा वैसे जैसे बोलने के, जैसे साग साग है, साग साग है, सांड सांड, सांड सांड, दोनों में फर्क है ना। हाँ जी, सब लिखा वैसे जाएगा। हाँ जी, साग साग है। हाँ हाँ। फिर दूसरा ब्याव है, ब्याव, ब्याव है, ब्याव। इस तीनों शब्द में बोलने में फर्क है, सिर्फ नहीं लिखा वैसे जाएगा। अब ये निर्भर करता है कि वाक्य में कैसे प्रयुक्त होता है। बाकी भाषाओं में क्या होता है कि शब्द जो है ना वो अलग हो जाएगा, ठीक है, प्रयोग अलग हो, शब्द भी अलग हो, लेकिन यहाँ बोलने के तरीके से फर्क पड़ रहा है ना विचित्र। देखो इस विषय में एक रावत सारस्वत हुए, वो अभी नहीं है, स्वर्गीय रावत सारस्वत, उन्होंने इस बारे में एक पुस्तक लिखी है
और उसमें सारी समीक्षाएं करी है। मैं इतनी समीक्षा नहीं कर सकता जो राउत सारस्वत ने की है। एक एक शब्द का एक एक क्लियरिफिकेशन किया है उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से। एक बात बताएं कि आपने भी कुछ लेखन किया है ना? हाँ। तो कोई रचना अगर आपकी बताना चाहें तो, हाँ। पुरानी जो भी। हाँ, मैंने तो कई राजस्थानी भाषा में कई नृत्य नाटिकाएं लिखी है, जैसे गणगौर नृत्य नाटिका, पनियारी नृत्य नाटिका, तीज नृत्य नाटिका और ओली नृत्य नाटिका, ऐसे नाटक। और एक मैंने पर्यावरण पर लिखा है, वो भी राजस्थानी में लिखा है, एक नाटक लिखा है। और अब जो लिखी है नई लेटेस्ट किताब है वो है, उसका नाम है बाई बिमला रोबिया, वो भी राजस्थानी में लिखी हुई हो जाएगा है। भगवान इकट्ठा कर लिया भाई बिमला के लिए, मजाक कर रहा। अच्छा, एक ये बताएं कि इसमें अपने क्या है कि हर समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन आया, ठीक है? हाँ जी, सांस्कृतिक रूप से। हाँ जी। जैसे त्योहार में पहले लंबे लंबे मनाते थे, छोटे छोटे हो गए, ठीक है? कुछ विदेशी त्योहार भी आ गए, ठीक, कुछ अपने छूट गए, है ना? तो ये परिवर्तन सकारात्मक हो तो ठीक है, लेकिन कई बार हम देखने को मिलता है कि इसमें थोड़ा सा उलूल जुलूल कुछ घुस जाता है इस चीज में। इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा मैं आपको। बताएं। ऐसा कोई बता ही नहीं सकता आपको। बताएं। हाँ, कि जो हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो पाश्चात्य संस्कृति से बहुत ज़्यादा ऊंची है और बहुत सॉलिड है। हमारे जो 7 फेरे लिए जाते हैं उनमें मतलब वो जीवन भर निभाने की प्रतिज्ञा होती है उसमें। और पाश्चात्य संस्कृति में आज फेरा लिया, सुबह पता ही नहीं कि ये औरत मेरे पास में रहेगी कि नहीं रहेगी। ये पाश्चात्य संस्कृति है। हमारी संस्कृति में बहुत अच्छी है। वैसे मामले इधर भी आने लगे अभी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगा एक गीत के माध्यम से, कि एक बहू है, वो महल से उतर रही है और सास नीचे खड़ी है। सास जो वो खूब उसने गहने पहन रखे हैं, गहने पहने, तो सास नीचे खड़ी आते ही कहते, वो सास उससे पूछती है कि बहू ये जो गहना पहन रखा है आपने, इसका मुझे अर्थ बताओ। तो वो गीत के माध्यम से मारा सासू जी पूछे ए भड़ थारे गहना रो अर्थ बताए, आज मारी अमली फल रही। सासू बहू जवाब देती है, सासू जी गहना के पूछो, यो गहनो मारो सो परवार, आज मारी अमली फल दीन्यो। हे सासू, ये तो है सोने चांदी गहने, इनकी क्या कीमत है? मेरा जो परिवार है वही सारा गहना है। मारा ससुरो जी गडारा राजे भी, मारा सासू जी रतन भंडार, आज मारी अमली फल रही। इसमें कितनी भारतीय संस्कृति बची हुई है, सारे परिवार को जोड़ा है। एक बात में मेरी याद आ रही है। हाँ जी। एक गाना है, मन यार ने मिले तो मर जाऊँ, ठीक है? अब इसी गाने को एक घर में बच्ची होती है, जैसे अपने 15-16 साल की, ठीक है? दादा पिता सब बैठे हैं, ठीक है? वो गा रही है, मन यार ने मिले तो मर जाऊँ, कोई बुरा नहीं लगता, ठीक है? लेकिन उस कपड़े से फर्क पड़ जाएगा। अगर वहीं लुगड़ा ओढ़े अपनी बहू गाए, मन यार ने मिले तो मर जाऊँ देखो भाव वही है, लेकिन हमारी जो है ना आंखें बदल जाएगी कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, ठीक है ना? तो हमें क्या है कि एक चीज़ ये नहीं देखा हमने कि हमें पनियारी मतलब पानी का घड़ा ले हुई औरत ऐसे कपड़े पहने हुए, तो जैसे वो हमें फोटो में अच्छी लगती है, ठीक है? और वो क्या होते हैं वीरा के गीत, वीरन वगैरह। लेकिन अगर वीरा के जो भाव होते हैं, वीरा की जो मनोदशा होती है ना वीरानी की, वैसी मनोदशा अगर हमें घर में देखने को मिल जाए तो कला की जरूरत होती है ना। मतलब कुछ चीज़ें व्यावहारिक होती हैं, कुछ साहित्य की होती हैं, व्यावहारिक होती नहीं। धरातल पर उतरे तो थोड़ा उसका अलग असर पड़ता होता है ना। देखो, आपका प्रश्न बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो अभी जो भारतीय संस्कृति के जो नई जो पीढ़ी आ रही है, वो इतनी बोंडे और गीत और ऐसे आ रहे हैं, हाओ अल्लाह उसमें ज़्यादा रहता है। भारतीय संस्कृति के ऊपर ये कुठाराघात है और हमारी संस्कृति है वो बहुत मजबूत है। वो तो फ्यूजन का नाम देने इसको मिश्रण का चलो अच्छी बात है। समय अच्छा बीता और जो आप में जो है वो अभी भी है, चाह बाकी है, ठीक है? वो यूं ही बना रहे, ठीक है ना? और 2 लाइन और सुनाऊंगा मैं आपको। हाँ। लड़की जवान हो जाती है
पिता उसका संबंध करने के लिए जा रहा है अटैची लेकर के, तो उस लड़की को यह भान हो जाता है कि मेरे पिताजी मेरा संबंध देखने के लिए जा रहे हैं। तो वो आकर के पिताजी के सामने खड़ी होती है। बागा में बैठी बिमला झूलो जी झूले, करे बाबूले जी सुबीनती, बाबू सा देश देता परदेश दीजो, मारी जोड़ी रोबर घेर जो, बाबू सा मारी जोड़ी रोबर घेर जो। मैं, जो लड़की कह रही है, मैं नाही देखो मारी माये ने देखो, सहेला बतावे बरन सांवलो। पिताजी जवाब देते हैं, थे नाही डरपो मारी प्यारी लाडेलड़ी, हेरो छे फूल गुलाब को, मैं तो देखो छे फूल गुलाब को। ए बेटी तू डर मत, तेरे लिए बहुत अच्छा सुंदर और योग्य वर देखा है बदन। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। और बेटी ने क्या पूछा था? बेटी ने कहा मेरे योग्य वर देखना, बेटी ने पूछा था। तो बाप ने कितना सुंदर जवाब दिया। तो पहले जैसे कि विद्योत्तमा राजा भोज का था ना, कालिदास राजा भोज विद्योत्तमा, तो शास्त्रार्थ का था, ठीक है ना। तो संस्कृति तो अपनी उच्च स्तरीय थी, निम्न तो नहीं थी। संस्कृति जो और जो खुलापन जो था और जो स्त्रियों को जो है वर चुनने की आज़ादी वगैरह थी, वो तो पहले भी थी ना। लेकिन मध्यकाल जो आया या जो बाद में जो भी आया उसमें सब कुछ मुगल काल आना उल्ट हो गया ना। मुगल काल में नहीं स्वयंवर वगैरह भी होते थे, तो उसी की देन तो थी ना। हाँ, ये जरूर था कि भाई क्षेत्र विशेष में फर्क पड़ जाता था, क्योंकि और वर्ग विशेष में फर्क पड़ जाता था, कि पैसे वालों की चीज़ अलग हमेशा अलग होती है ये, और आम साधारण के लिए अलग मानकते होते हैं। 500 वर्ष पहले तो स्वयंवर होते थे। फिर भी था। गूगो जी का जो शादी हुई है ना, वो स्वयंवर के रूप में हुई है, सूर्य के साथ, सरियल के साथ में। ठीक है, तो आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ कि सताई तो करेंगे ना पूरी, क्यों? ठीक है ना। वैसे क्या होता है इंग्लैंड में, तो अगर वो 100 साल का बन जाता है ना, तो उससे क्या होता है, हो जाता है उससे इंग्लैंड की महारानी एक लेटर भेजती है अपने हाथ से लिखा हुआ, ठीक है, साइन किया हुआ, ठीक है। अपने यहाँ तो सिस्टम ऐसा नहीं है। फिर भी ठीक है, मोहल्ले वालों के लिए प्रेरणा स्रोत है, अपने जानकारों के लिए, समाज के लिए। आपने अच्छी बात है कि आप अभी किसी तरीके से मतलब शारीरिक क्लेश से व्याधि से त्रस्त नहीं है, ठीक है, वो एक अच्छी बात है ना। और अभी भी जो है वो संस्था चला रहे हैं, ठीक है ना। नहीं तो कब देखने को मिलता है कि भाई जो आयु क्षीण होती है तो तेज भी क्षीण होता है। जी तो ऐसा है कि समय मिला तो कालांतर में बाद में साक्षात्कार लेते हैं, क्योंकि एक साक्षात्कार क्या बहुत लंबा भी हो जाएगा, ये भी लंबा हो जाएगा, और उसमें क्या होता है सारे बिंदु समाहित भी नहीं होते हैं, और समय पर और मन में उपजते भी नहीं है, ठीक है ना। जी हाँ। तो बाद में अगर समय मिला तो फिर साक्षात्कार लेते हैं, क्यों? और कोई बिंदु छूट गया तो लक्ष्य समाप्त पाते, क्यों? आपने मेरा जो साक्षात्कार लिया है उसके लिए आपको अनेकों धन्यवाद, साधुवाद, बहुत बहुत मेरी शुभकामना। आप ऐसे ही साक्षात्कार लेते रहें। बहुत 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 जय राम जी। बहुत बहुत जय राम जी के साथ।